हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। दोपहर 11:30 आर्यन का विला। इस वक्त घर में मौजूद सभी बच्चे और बड़े ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर हॉल में खड़े थे। सब बस भैरवी, अरमान, आर्यन और सुकून का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी भी अपने हवन को जलाने के लिए बैठ चुके थे क्योंकि पूजा का मुहूर्त आधे घंटे के बाद था, पर उससे पहले उन्हें सबको वहां पर बिठाकर शुद्धि करनी थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें सीढ़ियों से अरमान और आर्यन एक साथ भैरवी का एक एक हाथ पकड़कर लाते हुए दिखे। सुकून अरमान की गोद में ही थी क्योंकि जब उसने देखा कि अरमान है रवि की थी और फिर से कर रहा है तो हमारी जलनखोर सुकून जबरदस्ती अरमान की गोद में चढ़ गई। अरमान भी ये बखूबी समझ रहा था, पर उससे क्या फर्क पड़ता, वह तो हमेशा ही अपनी एंजल को गोद में उठाने के लिए तैयार रहता था। वही सुकून और भैरवी आपस में ही आंखों आंखों से एक दूसरे से जैसे अरमान के लिए लड़ रही थी, क्योंकि सुकून की तरह भैरवी भी बच्चों जैसी हरकतें करती थी और भैरवी हमेशा अरमान के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में रहना चाहती थी और सुकून की वजह से उसे खुद का इम्पोर्टेंट कम होता दिखाई दिया, इसलिए वह भी बच्चों की तरह सुकून के साथ आंखों ही आंखों में साइड कर रही थी, जिसे अरमान और आर्यन अच्छे से समझ रहे थे। पर उन दोनों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि भैरवी की बात की जाए तो वह सुकून से भी कम है दिमाग में, पर सुकून की अरमान को लेकर पजेसिवनेस भी दोनों अच्छे से जानते थे, इसलिए दोनों ने किसी को कुछ ना कहना ही ठीक समझा। वो चारों सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आ चुके हैं। पंडित जी ने सबको बैठने को कहा। सीता जी ने हवन में एक साथ भैरवी और आर्यन को बैठने को कहा। भैरवी को बिठाने के बाद आर्यन भी उसके बगल में बैठ गया। पंडित जी ने सीता जी से पूछा, क्या ये दोनों पति पत्नी हैं? सीता जी कुछ कहती इससे पहले ही आर्यन ने कहा, नहीं। उसकी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, तो आप दोनों साथ नहीं बैठ सकते? पंडित जी की बात सुनकर सब चिंता में पड़ गए। तभी उनके कानों में आर्यन की आवाज आई, जिसने पंडित जी से कहा, पर बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है, तो होने वाले हस्बैंड वाइफ अपनी आने वाली खुशहाल जिंदगी के लिए पूजा साथ में तो कर ही सकते हैं ना? पंडित जी आर्यन की बात पर पंडित जी ने अपना सर हमें खिलाया। फिर काफी देर तक पूजा की विधि आ चली और आखिर में शाम को 4 बजे पूजा खत्म हो गई। वही अरमानों की हवन से काफी दूर पर सुकून को गोद में लेकर बैठा हुआ था। सुकून थकी होने के कारण उसके गोद में ही बैठे बैठे सो गई थी। अरमान उसके सर को सहला रहा था और उसके मासूम चेहरे को ही देख रहा था। उसे हवन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह बस भैरवी के लिए यहाँ पर आया था। बाकी सब के लिए इतना ही बहुत ज्यादा था, क्योंकि अरमान कभी घर के किसी पूजा पाठ के काम में शामिल नहीं होता था। रात का वक्त सब लोग हाल में बैठकर बातें कर रहे थे। सभी बड़ों की गोद में एक एक बच्चा बैठा हुआ था और बड़े बच्चों की गोद में और एक एक बच्चा, यानी कि अरमान, आहिल और कार्तिक की गोद में उनकी तीनों शैतान यानी कि सुकून, दिव्या और आरजू और बाकी सब घर के सभी बड़ों की गोद में बैठे हुए थे। आज घर पर काफी खुशी का माहौल था। एक सोफे पर आर्यन और भैरवी बैठे हुए थे। भैरवी के होठों पर स्माइल थी, वह स्माइल उसके होठों से जाने का नाम नहीं ले रही थी। आज उसे कितने सालों बाद लग रहा था जैसे वह जिंदा है, क्योंकि जब इंसान कोमा में होता है तब उसे भगवान नर्क और स्वर्ग के दर्शन करवाता है, जो कोमा से जागने के बाद भी इंसान को याद रहते हैं। सब में कुछ देर तक फैमिली टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया और फिर सब अपने अपने रूम में सोने के लिए जाने लगे। तभी अशोक जी ने कहा, रुको, मैं आप सब से एक बात करनी है, और अरमान आपसे भी। अरमान जो सुकून को गोद में लेकर हॉल के एक अलग सोफे पर बैठा हुआ था और सुकून उसकी गोद में बैठकर चॉकलेट खा रहे थे। उसका पूरा चेहरा चॉकलेट से सना हुआ था और अरमान के हाथ में ढेर सारे टिश्यू पेपर थे, जिससे उसने सुकून का चेहरा पूछा था और अभी भी पूछ ही रहा था। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा,
मुझे पता है हम लोग जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती गोवा में ही रहेंगे, और डॉक्टर से मैंने पूछ लिया है कि हमें यहाँ पर अगले 1 महीने तक रहना होगा। मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया है और मैंने सबके घर पर इन्फॉर्म कर दिया है। इतना कहकर अरमान चुप हो गया। अरमान की बात सुनकर सबको समझ आ गया कि अरमान ने पहले ही सब बिना कुछ पूछे ही समझ लिया है और उन सब को बता भी दिया। अरमान के पापा, बड़े पापा और चाचा यानी कि ओम, कबीर और मनन तीनों का मुंह बन गया। अरमान की बात सुनकर ओम ने धीरे से कबीर से कहा, कबीर, हमारा अरमान तो हमसे कभी कुछ नहीं करता यार। भाई, मुझे सच सच बता, क्या खाकर पैदा किया तूने से? ओम की बात सुनकर कबीर ने थोड़ा चढ़ते हुए कहा, भाई सीरियसली मैंने पैदा किया। ओम ने कहा, अरे पैदा नहीं किया था क्या हुआ, योगदान तो पूरा तुम्हारा ही था। ओम की बात सुनकर कबीर ने घूमते हुए कहा, भाई आप बहुत ज्यादा बेशर्म हो रहे हो, और पता नहीं यह ऐसा बॉसी कैसे बन गया। उन तीनों की बात चल ही रही थी, मनन सुन ही रहा था वैसे, पर फिर भी उसे अपने दोनों बड़े भाइयों को ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा था। तभी अशोक जी तीनों के पास आए और तीनों से कहा, तुम तीनों 1 नंबर के निकम्मे हूँ, देखो मेरा पोता कितना समझदार है और तुम तीनों गधे कहीं के। इतना कहकर अशोक जी अपना मुंह बनाकर ऊपर चले गए। बाकी सब भी ऐसे ही चले गए। उन तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और अपने कंधे उचकाकर वो भी चले गए। अब वहां पर सिर्फ अरमान ही था और उसके गोद में गुस्से से बैठ भी सुकून सुकून। अभी भी अरमान से सुबह वाली बात पर गुस्सा थी और वह मुंह फुलाकर चॉकलेट खा रही थी, या यूं कह ले कि जानबूझकर अपना चेहरा ज्यादा गंदा कर रही थी ताकि अरमान को उसके चेहरे को पहुंचने में परेशानी हो। पर हमारी मासूम सुकून को क्या पता कि उसके मिस्टर हैंडसम को उसके किसी भी काम से कभी कोई परेशानी नहीं होती। अरमान ने सुकून को गोद में उठाया और उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए कहा, क्या हुआ मेरी एंजल की नाक गुस्से से क्यों फूली हुई है? सुकून ने पाउट बनाकर कहा, क्योंकि सुकून को उसके मास्टर हैंडसम ने आज फिर से इग्नोर किया। इतना कहकर सुकून ने मुंह बना लिया। सुकून की बात सुनकर अरमान उसके फूले हुए गालों पर किस करते हुए कहा, और मैंने ऐसा कब किया एंजल? सुकून ने कहा, सुबह जब हम आ रहे थे और बुआ आपको दिखाई दी तो आपने बुआ का हाथ पकड़ा। हमारा एक हाथ छोड़कर अरमान ने सुकून के दूसरे दाल पर किस करते हुए कहा, पर एंजल वह तो इसीलिए क्योंकि बुआ कमजोर है और हमें उनको सपोर्ट करना पड़ता है। पर मैंने कब आपको इग्नोर किया? मैंने आपका भी तो एक हाथ पकड़ा हुआ था। सुकून मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, पर आपने उनका भी तो पकड़ा, और आप तो सिर्फ हमारे मिस्टर हैंडसम हो, तो आप उनको क्यों हेल्प कर रहे थे? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुकून की बात सुनकर अरमान के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराकर उसके छोटी सी नाक को किस करते हुए कहा, वह मेरे बच्चे को जलन हुई? सुकून ने अपनी आंखों को छोटा करके अपने होठों को पाउट बनाकर पूछा, जलन क्या होती है मिस्टर हैंडसम? अरमान ने सुकून के बालों को सहलाकर सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहा, जलन वह होती है एंजल जब हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो या फिर प्यार करते हो और वह इंसान हमारे अलावा किसी और की थी और करें तो हमें बुरा लगता है, उसे ही हम जलन कहते हैं। सुकून ने अपने छोटे से हाथों से अपने सर पर उंगलियां चलाते हुए कहा, सुकून के साथ भी ऐसा ही हुआ मिस्टर हैंडसम? इसका मतलब सुकून को जलन हुई? हाँ, सुकून को जलन हुई। ओके, तो आप अब ऐसा मत करना वरना सुकून को फिर से जलन होगी। सुकून ये सब बहुत मासूमियत से कह रहे थे। सुकून की मासूमियत भरी बातें सुनकर अरमान को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। अरमान ने सुकून के छोटे से लिप्स पर एक हल्की किस करते हुए कहा, वह मेरे तुम क्यों इतनी प्यारी हो? अरमान की बात सुनकर सुकून ने टिमटिमाती
आंखों से अरमान को देखा और कहा, वह तो हम है, सबसे प्यारी और सबसे स्मार्ट है, ये हमें पता है। भैरवी बैठे हुए थे। भैरवी के होठों पर स्माइल थी। वह स्माइल उसके होठों से जाने का नाम नहीं ले रही थी। आज उसे कितने सालों बाद लग रहा था जैसे वह जिंदा है, क्योंकि जब इंसान कोमा में होता है तब उसे भगवान नर्क और स्वर्ग के दर्शन करवाता है, जो कोमा से जागने के बाद भी इंसान को याद रहते हैं। सब में कुछ देर तक फैमिली टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया और फिर सब अपने अपने रूम में सोने के लिए जाने लगे। तभी अशोक जी ने कहा, रुको, मैं आप सब से एक बात करनी है, और अरमान आपसे भी। अरमान जो सुकून को गोद में लेकर हॉल के एक अलग सोफे पर बैठा हुआ था और सुकून उसकी गोद में बैठकर चॉकलेट खा रहे थे। उसका पूरा चेहरा चॉकलेट से सना हुआ था और अरमान के हाथ में ढेर सारे टिश्यू पेपर थे जिससे उसने सुकून का चेहरा पूछा था और अभी भी पूछ ही रहा था। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे पता है हम लोग जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती गोवा में ही रहेंगे, और डॉक्टर से मैंने पूछ लिया है कि हमें यहाँ पर अगले 1 महीने तक रहना होगा। मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया है और मैंने सबके घर पर इन्फॉर्म कर दिया है। इतना कहकर अरमान चुप हो गया। अरमान की बात सुनकर सबको समझ आ गया कि अरमान ने पहले ही सब बिना कुछ पूछे ही समझ लिया है, और उन सब को बता भी दिया। अरमान के पापा, बड़े पापा और चाचा यानी कि ओम, कबीर और मनन तीनों का मुंह बन गया। अरमान की बात सुनकर ओम ने धीरे से कबीर से कहा, कबीर, हमारा अरमान तो हमसे कभी कुछ नहीं करता यार। भाई, मुझे सच सच बता, क्या खाकर पैदा किया तूने से? ओम की बात सुनकर कबीर ने थोड़ा चढ़ते हुए कहा, भाई सीरियसली मैंने पैदा किया? ओम ने कहा, अरे पैदा नहीं किया था क्या हुआ, योगदान तो पूरा तुम्हारा ही था। ओम की बात सुनकर कबीर ने घूमते हुए कहा, भाई आप बहुत ज्यादा बेशर्म हो रहे हो, और पता नहीं यह ऐसा बॉसी कैसे बन गया। उन तीनों की बात चल ही रही थी, मनन सुन ही रहा था वैसे, पर फिर भी उसे अपने दोनों बड़े भाइयों को ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा था। तभी अशोक जी तीनों के पास आए और तीनों से कहा, तुम तीनों 1 नंबर के निकम्मे हूँ, देखो मेरा पोता कितना समझदार है और तुम तीनों गधे कहीं के। इतना कहकर अशोक जी अपना मुंह बनाकर ऊपर चले गए। बाकी सब भी ऐसे ही चले गए। उन तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और अपने कंधे उचकाकर वो भी चले गए। अब वहां पर सिर्फ अरमान ही था और उसके गोद में गुस्से से बैठ भी सुकून। सुकून अभी भी अरमान से सुबह वाली बात पर गुस्सा थी और वह मुंह फुलाकर चॉकलेट खा रही थी, या यूं कह ले कि जानबूझकर अपना चेहरा ज्यादा गंदा कर रही थी ताकि अरमान को उसके चेहरे को पहुंचने में परेशानी हो। पर हमारी मासूम सुकून को क्या पता कि उसके मिस्टर हैंडसम को उसके किसी भी काम से कभी कोई परेशानी नहीं होती। अरमान ने सुकून को गोद में उठाया और उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए कहा, क्या हुआ मेरी एंजल की नाक गुस्से से क्यों फूली हुई है? सुकून ने आउट बनाकर कहा, क्योंकि सुकून को उसके मास्टर हैंडसम ने आज फिर से इग्नोर किया। इतना कहकर सुकून ने मुंह बना लिया। सुकून की बात सुनकर अरमान उसके फूले हुए गालों पर किस करते हुए कहा, और मैंने ऐसा कब किया एंजल? सुकून ने कहा, सुबह जब हम आ रहे थे और बुआ आपको दिखाई दी तो आपने बुआ का हाथ पकड़ा। हमारा एक हाथ छोड़कर अरमान ने सुकून के दूसरे दाल पर किस करते हुए कहा, पर एंजल वह तो इसीलिए क्योंकि बुआ कमजोर है और हमें उनको सपोर्ट करना पड़ता है। पर मैंने कब आपको इग्नोर किया? मैंने आपका भी तो एक हाथ पकड़ा हुआ था। सुकून मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, पर आपने उनका भी तो पकड़ा, और आप तो सिर्फ हमारे मिस्टर हैंडसम हो, तो आप उनको क्यों हेल्प कर रहे थे? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुकून की बात सुनकर अरमान के फेस पर प्यारी
सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराकर उसके छोटी सी नाक को किस करते हुए कहा, वह मेरे बच्चे को जलन हुई। सुकून ने अपनी आंखों को छोटा करके अपने होठों को पाउट बनाकर पूछा, जलन क्या होती है मिस्टर हैंडसम? अरमान ने सुकून के बालों को सहलाकर सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहा, जलन वह होती है एंजल जब हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो या फिर प्यार करते हो और वह इंसान हमारे अलावा किसी और की थी और करें तो हमें बुरा लगता है, उसे ही हम जलन कहते हैं। सुकून ने अपने छोटे से हाथों से अपने सर पर उंगलियां चलाते हुए कहा, सुकून के साथ भी ऐसा ही हुआ मिस्टर हैंडसम? इसका मतलब सुकून को जलन हुई? हाँ, सुकून को जलन हुई। ओके, तो आप अब ऐसा मत करना वरना सुकून को फिर से जलन होगी। सुकून ये सब बहुत मासूमियत से कह रहे थे। सुकून की मासूमियत भरी बातें सुनकर अरमान को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। अरमान ने सुकून के छोटे से लिप्स पर एक हल्की किस करते हुए कहा, वह मेरे तुम क्यों इतनी प्यारी हो? अरमान की बात सुनकर सुकून ने टिमटिमाती आंखों से अरमान को देखा और कहा, वह तो हम हैं, सबसे प्यारी और सबसे स्मार्ट है, ये हमें पता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। सभी लोग भैरवी का ठीक से ख्याल रख रहे थे। आर्यन तो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। आर्यन ने अपना काम घर पर ही शिफ्ट करवा दिया था जिससे कि वह अपने काम के साथ साथ भैरवी का भी ध्यान रख सके। पूरी राठौर फैमिली इस बात से काफी खुश थी कि आर्यन भैरवी से कितना प्यार करता है। वही आर्यन भी अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे एक महीना बीत गया। अब भैरवी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इस एक महीने में अरमान की जिंदगी पूरी तरह से झंड हो चुकी थी। एक तो सुकून और वह भैरवी दोनों ही एक जैसी ही थी, ऊपर से दोनों को ही अरमान का अटेंशन अपनी ओर चाहिए था, जिस वजह से दोनों अजीबोगरीब हरकतें जानबूझकर करती थी क्योंकि अरमान उन पर ध्यान दे। अरमान काफी ज्यादा परेशान हो चुका था पर वह अपनी एंजल को कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह छोटी थी और वह भैरवी को इसलिए कुछ नहीं कह सकता था कि भैरवी बीमार थी। वही सभी लोग अरमान की हालत पर काफी ज्यादा मजा लेते थे। वह अरमान जो पूरे घर वालों को अपने सामने झुकाता था उसे इन दोनों शैतानों के सामने ना चाहते हुए भी झुकना ही पड़ता था। इस वक्त भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। असल में अब भैरवी एक नॉर्मल इंसान की तरह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वह लोग एक हफ्ते बाद मुंबई के लिए निकलने वाले थे, इसीलिए भैरवी ने सबको गोवा घूमने का सुझाव दिया। सभी बच्चे भी काफी खुश थे क्योंकि पिछले एक महीने से सब लोग विला में ही थे। हालांकि वह सब कभी कभी बीच पर घूमने जाया करते थे पर उन लोगों को पूरा गोवा घूमना था। सुकून भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इस वक्त सभी बड़े बच्चे हॉल में मौजूद थे। सभी बड़े सोफे पर बैठे हुए थे और उनके साइड में रखे हुए दूसरे सोफों पर सभी बच्चे बैठे हुए थे। हमेशा की तरह अरमान सुकून को लेकर एक अकेले सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में उसे चिपक कर सुकून बैठी हुई थी। सुकून को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई छोटा सा बंदर का बच्चा हो जो अपनी माँ से चिपक गया है, क्योंकि सुकून जरूरत से ज्यादा ही अरमान से चिपक कर बैठी हुई थी, या ये कह लो कि अरमान को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि अरमान के बगल में ही रखे दूसरे सिंगल सोफे पर भैरवी बैठी हुई थी और भैरवी और सुकून की आंखों ही आंखों में लड़ाई चल रही थी कि अरमान मेरा है। असल में जब से भैरवी को पता चला था कि अरमान के लिए सुकून कितनी इम्पोर्टेंट है, भैरवी के दिल में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही थी क्योंकि बचपन से ही उसने अरमान को अपने बच्चे की तरह माना था। भले ही भैरवी अरमान को परेशान करती थी पर वह चाहती थी कि अरमान के लिए वह सबसे इम्पोर्टेंट हो, पर पिछले एक महीने में वह ये समझ गई थी कि अरमान की लाइफ में सुकून की जगह कोई नहीं ले सकता। और वह इस बात से खुश भी थी क्योंकि वह हमेशा से ही अरमान की लाइफ में ऐसा इंसान चाहती थी जिसके लिए अरमान खुद को बदले, पर भैरवी को सुकून के साथ खट्टी मीठी नोकझोंक करने में बहुत मजा आता था।
इसलिए वह जानबूझकर सुकून को चिढ़ाने के लिए अरमान के पास जाती थी या फिर अरमान को बेबी कहकर बुलाती थी और सुकून भी चिढ़ जाया करती थी। अरमान ने काफी बार भैरवी से कहा कि वह सुकून को ना चिढ़ाए, पर भैरवी भी कहा बा जाने वाली थी। उसने अरमान से कहा था कि वह तो अपनी होने वाली बहू को चिढ़ा कर ही रहेगी, और सुकून और भैरवी की खट्टी मीठी नोकझोंक पूरा परिवार बहुत मजे से एंजॉय करता था। पर यह सबके लिए एक एंजॉयमेंट थी सिवाय अरमान के, क्योंकि लड़ाई के बाद जब सुकून में गुस्से से फूल जाता था तब वह अरमान से बात नहीं करती थी और अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने छोटे छोटे खरगोश जैसे दांतों से अरमान के हाथों पर कभी गर्दन पर काट दिया करती थी। सुकून अपनी छोटी छोटी आंखों को और ज्यादा छोटा करके भैरवी को घूर रही थी। वही भैरवी बड़ी मुश्किल से सुकून का रिएक्शन देखकर खुद को हंसने से रोककर बैठी हुई थी। असल में हुआ ये था कि सब जब बात कर रहे थे कि वह सब घूमने जाएंगे, तब भैरवी ने कहा था कि वह आज घूमने नहीं जाएंगे और वह यहीं पर कुछ एक्साइटिंग गेम खेलेंगे। सब बच्चे भैरवी की बात सुनकर खुश हो गए, बड़े भी मान गए, क्योंकि वह बस भैरवी की खुशी में ही खुश होना चाहते थे। वह भैरवी ने सबको सजेशन दिया था कि वह सब यही विला के गार्डन में ही क्रिकेट खेलेंगे। सब बच्चे तो काफी खुश हो गए, पर अरमान ने साफ साफ कह दिया था कि वह नहीं खेलेगा। ये सुनकर सुकून और भैरवी दोनों का मुंह लटक गया था, पर अरमान अपनी बात पर अड़ा हुआ था। ये देखकर भैरवी ने रोनी से शक्ल बनाकर कहा, अरमान क्या तुम सच में अपनी क्यूटी पाई बुआ के साथ नहीं खेलोगे? तुम्हें सच में अपनी बुआ की कोई चिंता नहीं है? ये सब कहकर भैरवी ने काफी मेलोड्रामा किया। आखिर में अरमान ने थक हार कर खेलने के लिए हाँ कह दिया। उसकी हाँ सुनकर भैरवी तो खुशी के मारे चिल्लाने ही लगी थी। पर सबसे अलग सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि अरमान ने भैरवी के कहने पर खेलने के लिए हाँ कहा था, जबकि अरमान खुद के अलावा किसी और की कभी बात नहीं सुनता। इसलिए छोटी सी सुकून गुस्से से मुंह फुलाकर अरमान को कस के पकड़े हुए थे, जैसे कि भैरवी अभी अरमान को उससे छीन कर कहीं दूर ले जाएगी। अरमान भी यह बात समझ रहा था, इसलिए उसने घूर कर भैरवी को देखा। उसे अच्छे से पता था कि भैरवी यह सब जानबूझकर सुकून को चिढ़ाने के लिए कर रही है। पर अरमान भी कहीं ना कहीं सुकून को अपने लिए पजेसिव देखकर खुश था। वह हमेशा से ही चाहता था कि जितना वह सुकून के लिए पजेसिव हो, उतना ही सुकून उसके लिए हो, ताकि जब फ्यूचर में कोई उन लोगों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचे, तब सुकून से कुछ भी हो जाए भरोसा ना करें और हमेशा अपने प्यार पर भरोसा करे। पर अब बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि भैरवी के ऐसे चिढ़ाने की वजह से हमारी मासूम सुकून रोने लग जाती थी, और हमारे अरमान बाबू कैसे अपने एंजल को रोते हुए देख सकते थे। इसलिए उन्होंने भैरवी से घूर कर देखते हुए कहा, बुआ अब बहुत हुआ, आप अब और यह सब मत करो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी एंजल को रुलाए। अरमान की बात पर भैरवी ने मुंह बनाकर कहा, तो मैंने कब उसे रुला यार, मुझे तो बस उसके साथ लड़ाई करने में मजा आता है। आखिर मेरी होने वाली बहू है जो इतनी बिल्कुल अपनी बुआ सास पर गई है। इतना कहकर भैरवी खुद में ही इतराने लगी। भैरवी अब पूरी तरह से पहले वाली भैरवी बन चुकी थी, एक नंबर की शैतान। पिछले एक हफ्ते से उसमें सबकी नाक में दम कर रखा हुआ था। उस कोई ना कोई शैतानी करके सबका जीना हराम कर चुकी थी, पर फिर भी उसे कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि सीता जी की सख्त हिदायत थी कि उनकी बच्ची को कोई कुछ ना करे जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। और भैरवी इस बात का बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाकर सबको जी तोड़ मेहनत करके परेशान करती थी। कल ही उसने कबीर, ओम और मनन अपने तीनों भाइयों के शार्ट में बड़े बड़े छेद कर दिए थे। उसने एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा था। आखिर में तीनों के पास एक भी शर्ट नहीं था पहनने के लिए। भैरवी ने उन्हें किसी भी कार्टून जैसे बना दिया था। आखिर में तीनों ने लाचार ही एक दूसरे को देखा और फिर नौकर से कहकर खुद के लिए कपड़े मंगवाए, क्योंकि कि वह भैरवी को तो कुछ नहीं कह सकते थे। आखिर उनकी मदर इंडिया का आदेश जो था।
कुछ देर बाद आज का मौसम काफी सुहाना था। इस वक्त सभी बच्चे और बड़े क्रिकेट के कपड़े पहनकर ग्राउंड यानी कि गार्डन, जिसे कि ग्राउंड की तरह बनाया गया था, वहां पर मौजूद थे। एक टीम में सारी लड़कियां और दूसरी टीम में सारे लड़के। असल में ये टीम भैरवी ने ही बनाई थी, क्योंकि मजाक मजाक में उसने आर्यन के साथ इस बात पर लड़ाई कर ली थी कि लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हालांकि आर्यन ने यह नहीं कहा था कि लड़कियां कमजोर होती है भी, फिर भी भैरवी ठहरी एक नंबर की झगड़ालू। उसने बेवजह ही आर्यन के साथ झगड़ा किया और उसे चैलेंज भी दे दिया, आपकी सारी लड़कियां अलग टीम में खेलेंगे और सभी लड़कों को हराकर रहेंगी। आखिर में सभी लोग मान गए। टीम का कैप्टन आर्यन था और दूसरी टीम की कैप्टन भैरवी थी। लड़कियों की टीम में भैरवी, सीता जी, साक्षी जी, आरती जी, ममता जी, काव्या, कीर्ति, अनन्या, आरजू, दिव्या, सुकून थी। और लड़कों की टीम में कबीर, ओम, मनन, अशोक जी, अरमान, आहिल, अंश, वंश, रेहान, राहिल, कार्तिक, रोहन, आदित्य सभी थे। लड़कियां तो 11 थी पर लड़के 2 ज्यादा थे। इस वजह से अशोक जी ने खेलने से मना कर दिया था, तो सब ने उन्हें अंपायरिंग करने को कहा, पर फिर भी एक लड़का जाता था। आखिर में रोहन ने कहा कि वह सब कुछ और करेगा। सब भी राजी हो गए और क्रिकेट के टॉस की गई। इस वक्त अशोक जी के हाथ में कॉइन और उनके एक तरफ भैरवी और दूसरी तरफ आर्यन खड़े एक दूसरे को टशन के साथ देख रहे थे। वह भैरवी ने एक वाइट कलर की कैप पहन रखी थी, जिससे वह खुद के फेस को सूरज की किरणों से कवर कर सकती। आर्यन ने भी सेम कैप पहनी हुई थी। इस वक्त वह दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। बाकी सब भी व्हाइट और ब्लू कलर की जर्सी पहने हुए थे। उन सब की जर्सी पर उनके नाम प्रिंटेड थे। अशोक जी ने टॉस उछाली और उन दोनों में से भैरवी से पूछा। भैरवी ने हेड से कहा और आज भी हेडली आया। भैरवी ने उछलते हुए जीभ निकालकर आर्यन से कहा, देखा, जैसे मैंने टॉस जीती हूँ वैसे ही मैं गेम भी जीत कर दिखाऊंगी मिस्टर मल्होत्रा, और आप देखते रह जाओगे। इतना कहकर उसने एटीट्यूड के साथ अपने बाल झटके और पीछे मुड़कर अपने टीम की तरफ जाने लगी। सारी लड़कियां उसे चीयर कर रही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए भैरवी को देखा और कहा, आपके लिए तो पूरी जिंदगी हारने को तैयार है जान, बस आप कह के तो देखो। पर नहीं, आपको इतने प्यारे अपने हबी पर गुस्सा करना है। इतना कहकर आर्यन ने मुंह बना लिया। असल में आर्यन ने भैरवी से कहा था कि वह उसे हबी कहकर ही बुलाए। भैरवी भी इस बात के लिए मान गई थी। घर वालों को भी इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि जल्दी ही वह लोग आर्यन और भैरवी की शादी करवाना चाहते थे। आर्यन तो फुल ऑन रेडी था, पर वह पहले भैरवी की हेल्थ सही होने देना चाहता था। सबको उसके बाद भी सही लगी। भैरवी ने भी कहा था कि वह ठीक होने के बाद ही शादी करना चाहती है, जिससे कि वह अपनी शादी अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। भैरवी अपनी टीम की तरफ आ गई। सबने कैप और अपनी अपने नाम की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सुकून बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। सुकून के लंबे बालों की अरमान ने 2 चोटियां बनाई थी और उसके ऊपर उसने व्हाइट कलर की लगाई हुई थी। उसका छोटा सा गोल चेहरा इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था कि किसी का भी उसका गोल मटोल चेहरा चूमने का मन करे। भैरवी और सुकून की वैसे तो आपस में बहुत जमती थी, पर वह दोनों दिन भर सिर्फ अरमान को लेकर लड़ती रहती थी। आखिर सुकून भी तो एक नंबर की शैतान थी और शैतानी करने में भैरवी को तो महारत हासिल थी। भैरवी एटीट्यूड के साथ सबक पास चलती हुई आई और कहा, तो लड़की हो तुम, सब तैयार होना। सबने एक साथ जोश में कहा, यस बॉस। भैरवी ने सबको अपने पास बुलाया और कहा, देखो, जब भी हम लोग गेम खेलेंगे तुम सब, इतना कहकर उसमें सभी लड़कियों की तरफ इशारा किया। अपने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बातों में उलझा कर उनका ध्यान भटका देना, जिससे कि वह ना अपने बैटिंग पर कंसंट्रेट कर सके ना अपनी बॉलिंग पर। भैरवी की बात सुनकर साक्षी, ममता, आरती और सीताजी चारों के मुंह खुले के खुले रह गए। वही सभी लड़कियां अनन्या, काव्या, कीर्ति, सुकून, दिव्या,
आरजू सबने एक साथ थम्स अप का इशारा किया, पर फिर हमारी मासूम सुकून ने अपने होठों का पाउट बनाकर भैरवी से कहा, पर बुआ मिस्टर हैंडसम हार जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। सुकून की बात सुनकर भैरवी आगे आई और उसने सुकून के दोनों गालों को हाथ में भर कर कहा, अरे मेरी भोली मीना कुमारी। इससे पहले कि वह और कुछ कहती सुकून ने कहा, बुआ हम मीना कुमारी नहीं है, हम तो अपने मिस्टर हैंडसम की एंजल है। और बाकी सुकून इतना कहकर सुकून ने टिमटिमाती आंखों से भैरवी की आंखों में देखा, जैसे कह रही हो समझे कि नहीं। भैरवी ने अपना सर हिलाकर कहा, तुम इकलौता पीस हो, मुझे लगता था मैं ही सिर्फ सटकी हुई हूँ, पर तुम तो मुझसे भी आगे हो। कोई बात नहीं, फिर सर में बुआ सास और बहू की बात जमेगी। इतना कहकर उसने सुकून के फूले हुए गालों पर किस कर लिया। सुकून ने मुंह फुलाकर कहा, बुआ ऐसे मत करो। सुकून की बात पर भैरवी कुछ कहती उससे पहले ही वहां पर किसी की आवाज आई, आपने उसे किस क्यों किया। यह आवाज बेहद ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। ये किसी और की नहीं अरमान की थी, जिसने जैसे ही वह भैरवी को सुकून के गाल को ऐसे पकड़ते देखा, जलन के मारे वह लड़कों की तरफ से यहाँ पर चलते हुए आ गया। इस वक्त अरमान ने व्हाइट कलर की प्रिंटेड टी शर्ट जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था, क्योंकि अरमान को यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी और उसके खेलने से ही बाकी सब खुश थे, इसलिए उससे किसी ने कुछ करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि एक तो अरमान खेलने के लिए मान गया, यही बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से अगर उसे गुस्सा आ गया तब कहीं वो उनमें से किसी का भी खेलना बंद ना करवा दो, इसी डर से उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरमान के फेस पर गुस्से के भाव थे। अरमान को देखकर भैरवी ने अपना मुंह बनाकर कहा, क्या तुम दोनों कितने जल कुकड़े हो। अगर तुम्हें किस करूं तो ये जलती है, इसे किस करो तो तुम जलते हो, पता नहीं क्या होगा तुम दोनों का। हे भगवान। इतना कहकर उसने अपने हाथों को ऊपर करके कहा, अब तू ही बता कि इस संकट की घड़ी में आदि मानवों के साथ मुझसे ऐसी अबला नारी क्या करें। भैरवी की बात सुनकर सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे, पर अरमान ने घूर कर भैरवी को देखा और कहा, शायद आपको खेलना नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए अंदर, आपको शायद आराम की जरूरत है। अरमान की बात सुनकर भैरवी अचानक से अपनी जगह खड़ी हो गई और अजीब सी हंसी के साथ कहने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं क्यों सुकून को किस करूंगी, तो मेरी होने वाली बहू है, आखिर मेरी बहू है ही इतनी प्यारी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। अपनी तारीफ सुनकर सुकून की ने बार बार अपनी आंखों झपकते हुए कहा, सच्ची सुकून सबसे प्यारी है। सुकून की बात सुनकर भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ मेरी दुलारी, मेरी प्यारी, तुम सबसे क्यूट हो, बस मुझसे थोड़ी से कम क्यूटनेस में। भैरवी की बात सुनकर सुकून ने अपने फूले हुए गालों को और ज्यादा फूल आते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप मुझसे कम क्यूट हो। सुकून सबसे ज्यादा क्यूट और प्रीति है ना मिस्टर हैंडसम। इतना कहकर उसने एक प्यारी सी स्माइल अरमान को पास कर दी। अरमान ने सुकून को अपनी गोद में उठाया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, हाँ एंजल सबसे प्यारी है वही। यह सुनकर हमारी भैरवी, अपने क्यूटनेस को लेकर हमेशा से ही ओवर कॉन्फिडेंस रहने वाली भैरवी भी छूट गई। उसने अरमान से कहा, और अरमान ये तो गलत है, माना कि सुकून तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर फिर भी मैं तुम्हारी बुआ हूँ अरमान, और मैं तो क्यूट हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा क्यूट हूँ, या तो तुम भी जानते हो ना, तुम अपनी क्यूटी पाई बुआ को छोड़कर ऐसे कैसे सुकून को सबसे क्यूट कह सकते हो। इतना कहकर उसने भी बच्चों की तरह मुंह बना दिया। अरमान ने भैरवी की तरफ देखा, जो बच्चों की तरह मुंह बनाकर गार्डन की घास पर आरती पालती मारकर बैठी हुई थी, जैसे कह रही हो कि पहले मुझे तुम सबसे क्यूट बोलो तभी मैं यहाँ से उठूंगी। अरमान ने फिर सुकून को देखा, जो गुस्से से मुंह फुलाकर खड़ी थी। उसने कहा, आप ऐसा नहीं बोलोगे, सबसे क्यूट सुकून ही है। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, उसकी जिंदगी में ये दोनों ही बहुत जरूरी थी, पर वह ये बात नहीं टाल सकता था कि भैरवी भले ही उसकी बुआ है, पर सुकून उसके जीने की वजह। एक वो है जिसने उसे जीना सिखाए और एक दूसरी वह है जिसके लिए वह जी रहा है, और दोनों का दिमाग घुटनों में है।
अरमान के हालत देखकर बाकी सबको बहुत हंसी आ रही थी। सभी लड़के भी वहां पर भी आ गए थे। ओम ने हंसते हुए कबीर के कानों में कहा, मुझे तो अभी से हमारा अरमान ऐसा लग रहा है जैसे उसकी माँ और उसकी बीवी उसके लिए आपस में लड़ रही है और हमारा अरमान फंस गया है। उनकी बात सुनकर कबीर ने भी हंसते हुए धीरे से कहा, यही तो है, आखिर भैरवी तो अरमान को अपने बेटे की तरह ही मानती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।